हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान और सशक्त महिला योजना से रिलेटेड जो है वो वीडियो लेकर आए हैं और कुछ और डिस्कशंस भी जो हैं वो आपके साथ हम इस वाले वीडियो में जो हैं वो करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स है। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी, जैसे स्टेट लेवल पे जो है वो स्टेट लेवल टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स होती है, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स है, इसी तरह से पंचायत स्तर पे पंचायत लेवल टास्क फोर्स जो है वो गठित की जाती है। ठीक है, तो ये 4 लेवल हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का बताता हूँ। डिस्ट्रिक्ट में डीसी होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स का, और जो डीपीओ आईसीडीएस है वो इसका मेंबर सेक्रेटरी होता है। ठीक उसी प्रकार से जो ब्लॉक है वहां पर जो एसडीएम है, ठीक है, कंसर्न ब्लॉक का, वो जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स का जो है वो हेड होता है, और उस ब्लॉक का जो सीडीपीओ है, ठीक है, वो मेंबर सेक्रेटरी होता है। मेंबर सेक्रेटरी का हिंदी में मतलब सदस्य सचिव होता है। ठीक है, ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स है चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स है, जैसे अब यहाँ ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स में बीडीओ जो है वो मेंबर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स में डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर मेंबर होता है। ठीक है, इसी तरह से ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स में बीएमओ मेंबर होता है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स में सीएमओ ऑफिसर होता है, सीएमओ जो है वो मेंबर होता है। इसी प्रकार से एसएचओ है, ठीक है, मेंबर इनमें क्या बोलते हैं ब्लॉक लेवल की टास्क फोर्स में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर वो जो पुलिस का जो एसपी हैं, जो भी हैं, जो सबसे बड़े पद पे हैं, तो वो उनके मेंबर होते हैं। इसी प्रकार से ब्लॉक लेवल पे जो ब्लॉक एलिमेंट्री जो एजुकेशन ऑफिसर होता है वो होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर जो उनका होता है वो होता है। ठीक है, तो ये कुछ टास्क फोर्स जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो है वो गठित की गई। इसी तरह से स्टेट लेवल पे चले जाते हैं। ठीक है, वहां डायरेक्टर जो है वो मेंबर सेक्रेटरी जो है वो होता है। ठीक है, और चीफ सेक्रेटरी जो है इसके हेड होते हैं। बालिका जन्मोत्सव एक फीचर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। ठीक है, हर माह जो है वो जहां जहां बेटियां पैदा होती हैं तो वहां पे जो है उनको बधाई संदेश है, पौधे हैं, गिफ्ट्स वगैरह जो हैं वो दिए जाते हैं। तो ये इस तरह से सेलिब्रेट होता है। इसके अलावा जो है गुड्डा गुड्डी बोर्ड, ठीक है, ये पंचायत लेवल पे जो है वो दिए जाते हैं। गुड्डा गुड्डी बोर्ड जो है वो हर माह कितने लड़की और कितने लड़के पैदा हुए हैं उस पंचायत में, ठीक है, वो जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाता है पंचायती राज विभाग द्वारा। तो ये गुड्डा गुड्डी बोर्ड कहाँ पर लगाए गए हैं? पंचायतों में लगाए गए हैं। ठीक है, ये पंचायत लेवल पे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जो है वो पंचायत लेवल टास्क फोर्स की। ठीक है, पंचायत स्तर पे भी टास्क फोर्स है, ब्लॉक के बाद सीधा पंचायत स्तर पे आ जाती है, बीच में कोई सर्कल या ये चीज नहीं है। ठीक है, या आंगनवाड़ी लेवल पे होगी ऐसा नहीं है। ठीक है, स्टेट लेवल है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल है, फिर ब्लॉक लेवल है, और उसके बाद जो सीधे आते हैं हम पंचायत लेवल टास्क फोर्स पे। ठीक है, तो जो पंचायत लेवल टास्क फोर्स है उसके अध्यक्ष जो है वो प्रधान है उस ग्राम पंचायत के, जो भी रेस्पेक्टिव ग्राम पंचायत है, और उसके जो सदस्य सचिव है, मेंबर सेक्रेटरी है पंचायत लेवल टास्क फोर्स के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में, वो सुपरवाइजर है। ठीक है, तो सुपरवाइजर जो है इसके जो है मेंबर सेक्रेटरी बनाए गए हैं हिमाचल में, हिमाचल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन, जैसे जो बाल संरक्षण समिति है जिला स्तरीय, ठीक है, उनकी भी अपनी बैठक होती है। ठीक है, फिर ब्लॉक लेवल पे जो है वो भी बैठक की जाती है। सीधा पंचायत, जो पंचायत स्तर पे जो है वो मेंबर कौन होता है? वो सुपरवाइजर जो है, मेंबर सेक्रेटरी जो है इसमें होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। तो इसमें अध्यक्ष जो है वो ग्राम प्रधान होता है, उस कंसर्न पंचायत का जो भी प्रधान है वो जो है वो अध्यक्ष होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टास्क फोर्स का, पंचायत लेवल की जो टास्क फोर्स होती है। और मेंबर सेक्रेटरी कौन है? सुपरवाइजर है। इसके अलावा वार्ड मेंबर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, प्राइमरी टीचर, स्कूल के जो प्राइमरी टीचर हैं, एसएमसी अध्यक्ष, ये सभी लोग जो हैं वो मेंबर होते हैं पंचायत लेवल टास्क फोर्स के। ठीक है,
फिर आते हैं, हम बात करते हैं पोषण अभियान की। ठीक है, इसी प्रकार से पोषण अभियान में भी जो है वो मीटिंग्स जो है वो अलग अलग लेवल पे जो है वो कंडक्ट की जाती है। हाँ, ब्लॉक लेवल का हम आपको दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी की अध्यक्षता में मीटिंग होती है। ठीक है, अध्यक्ष डीसी होता है और मेंबर सेक्रेटरी जो है वो डीपीओ आईसीडीएस जो है वो होते हैं। इसी प्रकार से ब्लॉक लेवल पे सीडीपीओ मेंबर सेक्रेटरी होते हैं और एसडीएम की अध्यक्षता में जो है ये मीटिंग जो है वो कन्वीन की जाती है, पोषण अभियान की जो भी मीटिंग्स हैं। ठीक है, और स्टेट लेवल पे फिर उसी प्रकार से डायरेक्टर और चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में जो है वो मीटिंग जो है वो जो एक्चुअली इसको वहां तो ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स है या डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स है। यहां पर क्या है, पोषण अभियान में ये कन्वर्जेंस कमेटी है। ठीक है, तो ये एक तरह से कन्वर्जेंस है, अलग अलग विभागों का जो कन्वर्जेंस कमेटी इसको कहा जाता है, समिति। ठीक है, अभिसरण जो कमेटी कहा जाता है एक तरह से कन्वर्जन को, अभिसरण। तो एसडीएम चेयरमैन है, सीडीपीओ मेंबर सेक्रेटरी है। इसके अलावा ब्लॉक लेवल पे बीएमओ, एसएचओ, बीडीओ, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। इसमें आयुर्वेदा भी है पार्ट। ठीक है, क्योंकि कई बार जो है वो ना केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि आयुर्वेदिक विभाग भी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टंटिंग, वेस्टिंग, ठीक है, अंडरवेट के लिए। आईपीएच जल शक्ति, क्योंकि पोषण अगर पानी स्वच्छ नहीं है तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो जल शक्ति विभाग, आईपीएच का नया नाम जो है वो जल शक्ति विभाग है। फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक है, तो फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना भी जो भी पोषाहार आ रहा है तो वो यहीं से आ रहा है, फूड एंड सिविल सप्लाई से। तो इस प्रकार की जो है ये कमिटीज जो हैं वो बनाई गई हैं। ठीक है, इसमें कोई पोषण अभियान में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट से अभी कोई वो जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोई पंचायत लेवल पे पोषण अभियान की कमेटी इस तरह की अभी फॉर्म नहीं की गई है। फिर हम बात करते हैं सशक्त महिला योजना। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर वही इसमें जो है बैठक है, सशक्त महिला योजना जो है एक मीटिंग्स बैठक एक तरह से कह सकते हैं आप। ठीक है, तो जिला स्तर पे जो होती है वो डीसी की अध्यक्षता में मीटिंग होती है। डीपीओ जो है आईसीडीएस वो इसके मेंबर सेक्रेटरी और डीसी अध्यक्ष। ब्लॉक लेवल पे एसडीएम और सीडीपीओ। ठीक है, एसडीएम अध्यक्ष और सीडीपीओ जो है वो मेंबर सेक्रेटरी। इसके अलावा इसके एसएमवाई योजना जो है सशक्त महिला योजना, इसके जो सदस्य हैं और जो डिपार्टमेंट आता है उसमें पुलिस विभाग आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, जिला विधिक जो जागरूकता जो भी है, साक्षरता, ठीक है, सेवा प्रदाता जो भी हैं ये, बैंक्स आते हैं इसमें। ठीक है, पंचायती राज विभाग आ जाता है, बीएमओज हैं जो स्वास्थ्य विभाग है, पोस्ट ऑफिस हैं। तो ये जो है ये इनके जो हैं ये डिपार्टमेंट्स जो हैं इसके वो हैं। इसके अलावा पंचायत, हर पंचायत स्तर पे सशक्त महिला केंद्र जो है वो गठित किए गए हैं। याद रखना यहाँ पे ज्यादातर योजनाओं के लिए हम जो टारगेट्स वो 19 से 49 लेके चलते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, 19 से लेके हम ज्यादातर योजनाओं में 49 तक चलते हैं, लेकिन जो सशक्त महिला केंद्र है या सशक्त महिला योजना है वो स्पेसिफिक है 19 से 45 के लिए। ठीक है, यहाँ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुपरवाइजर है, पर्यवेक्षक है, उसको सशक्त महिला अधिकारी जो घोषित किया गया है पंचायत स्तर पे। ठीक है, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो कोषाधिकारी है, ट्रेजरर जिसको कहा जाता है। कोषाधिकारी जो है पंचायत स्तर पे हर आंगनवाड़ी वर्कर कोषाधिकारी घोषित की गई है सशक्त महिला योजना में, और सुपरवाइजर को सशक्त महिला अधिकारी जो है घोषित किया गया पंचायत स्तर पे। 10 से 15 मेंबर होते हैं, 2 से 3 एसएचजी के होते हैं, बाकी एएनएम या आशा में से कोई एक होता है। महिला मंडल है। ठीक है, किशोरियां हैं इसमें, 19 से 45 साल की महिलाएं हैं, और इलेक्टेड जो भी पंचायत के सदस्य हैं, मतलब कि आप जानते ही इलेक्टेड पंचायत के सदस्य का मतलब चुने हुए प्रधान या चुनी हुई उप प्रधान उस पंचायत की, या इवन बीडीसी मेंबर भी जो है। वैसे तो बीडीसी मेंबर जो हैं वो ब्लॉक लेवल की कमेटी के सदस्य हैं, तो वार्ड मेंबर, उप प्रधान, प्रधान, कोई भी महिला जो है अगर वो चुनी हुई है तो वो जो है इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है आंगनवाड़ी वर्कर कोषाधिकारी और सशक्त महिला अधिकारी सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये 3 योजनाएं जो हैं आज हम आपके सामने लेकर आए थे। ठीक है, तो इसके अलावा मैं एक चीज और डिस्कस करने वाला हूं। हमारा जो है हमने आपके 2 जो है वो सैंपल पेपर 170 मार्क्स के जो है वो कंडक्ट करवाए, और लगभग मेरा जो अपना अनुमान है, आपने कल
शायद मैंने जो है वो 3 कल वीडियो जो अपलोड किया था ABC सुपरवाइजर LDR का, जो मैंने आपको बताया था लगभग 3000 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, 45 आउट ऑफ स्टेट के थे। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ मेल्स के भी जो है वो रिजेक्ट हुए, और नो फीस के कारण जो है वो फीमेल्स के रिजेक्ट हो गए हैं। और अगर आप उस लिस्ट को देखेंगे, बहुत सारी वर्कर्स जो हैं, ठीक है, कार्यकर्ताओं का, जो कि रियलिटी में उनकी अपनी कोई गलती नहीं है, सारी गलती जो है वो कैफे वालों की है। साइबर कैफे में जाके उन्होंने फॉर्म भरवाया। ठीक है, आप ये मानिए कि बहुत सारी, कल जो है जब मैंने ये लिस्ट है, या पहले भी है, कई मेरे को फोन आए, ठीक है, कि ये जो है ना, ये गलती किसकी है। तो इसीलिए कहते हैं जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब 2200 लोगों में से अगर आप ये देखिए, 200 से 300 ऐसी जो एलिजिबल कैंडिडेट थे वो रिजेक्ट हो गए, सिर्फ इस वजह से कि फॉर्म गलत भर दिया, फीमेल की जगह मेल लिख दिया। क्यों? क्योंकि किसी को दूसरे को भेज दिया। और जब फॉर्म भरा जाता है, और फॉर्म तो फ्री में भरा जाना था, ठीक है, तो जब फॉर्म भरा गया उसका प्रिंट आउट तक नहीं देखा। अगर मान लीजिए फॉर्म किसी ने गलत भर दिया, तो आप उस फॉर्म को जो है वो दोबारा भी तो भर सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही भरना था, मेल वाले में आपसे पैसे नहीं लिए, इसलिए वो आपका रिजेक्ट हो गया। और अभी और भी फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी भी, मैं बता रहा हूं, जिन लोगों ने अभी भी अपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहां नहीं भिजवाए हैं, चलिए थोड़ी बहुत जो गलतियां होती हैं जो इग्नोर की जा सकती हैं, जैसे कह रहा था कि एड्रेस पे क्या सचिव नहीं लिखा, तो पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। पिन कोड है ना, तो वो पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप कई कह रहे थे कि जी हमने हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जगह हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड लिख दिया, तो भी पहुंच जाएगा। ठीक है, इतना मतलब हार्ड। कुछ लोग कह रहे थे कि जी हमने ओरिजिनल भेज दिया, हमें तो फोटो स्टेट भेजना था, तो कोई बात नहीं, तब भी पहुंच जाएगा। कई कह रहे थे कि सेल्फ टेस्ट नहीं कर पाए, तब भी पहुंच जाएगा, वो ओरिजिनल के साथ मैच करेंगे। मतलब जो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप नहीं लिख पाओगे तो उनको ढूंढने में दिक्कत आएगी। ये चीजें जो है वो मेंशन की गई थी। तो जागरूक बनिए, अभी भी टाइम है। अगर नहीं किया है तो आप दोबारा पोस्ट कर दीजिए। 30 रुपए के लिए, 40 रुपए के लिए आप दोबारा से पोस्ट कर दीजिए। अगर किसी को कोई लगता है, डाउट नहीं रखना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता 30-40 रुपए से। ठीक है, अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है कि हमने कुछ गलती कर दी है, तो आप उसको दोबारा कर दीजिए। ठीक है, वो उससे नहीं फर्क पड़ता कुछ भी। वो आपके लिए एडवांटेज की चीज है। अभी भी आज 20 तारीख है या इवन 21 तारीख है, तो आपका जो है वो टाइमली पहुंच जाएगा। दूसरा मैं एक चीज कह रहा था कि 170 मार्क्स के हमने 2 सैंपल पेपर लिए। कई लोगों ने अपना उसमें स्कोर बताया कि हम इतना स्कोर कर रहे हैं। मैं बताता हूं आप अपने आप को जज कैसे करें। 170 मार्क्स का पेपर था। ये मान के चलिए कि आप लोगों को 150 पे कॉल आएगी अगर आपके पास बिल्कुल सेम डिटो ऐसा ही पेपर आए। लेकिन ऐसा पेपर नहीं आएगा, पेपर बहुत आसान आएगा। पेपर बिल्कुल वैसा ही आएगा 2015 और 2017 जैसा। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये बता रहा था कि आपकी कमियां कहाँ हैं। 170 में से जो 150 मार्क्स ले रहा है वो जनरल कैटेगरी में उसको कॉल आएगी। ठीक है, और जो कैटेगरीज वाले हैं SC ST OBC, अगर वो 140 ले रहे हैं आउट ऑफ 170, तो उनको भी कॉल आनी है। ठीक है, अब सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया आप मान के चलिए कि जो 145, इसमें 5 नंबर जो है वो और जोड़ लीजिए, जैसे 5 से 10 नंबर। तो जो 155 तक स्कोर कर रहे हैं वो सेफ हैं, जो 145 तक स्कोर कर रहे हैं वो कैटेगरी में सेफ है। अब आपने पेपर दिया 170 मार्क्स का, आप लोगों ने भी दिया है, ठीक है, 1 महीना बचा हुआ है आपके पास। अगर आप 140 150 नहीं स्कोर कर पा रहे हैं इस पेपर में, तो थोड़ा सा आपको गियर अप होने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि फिर आप ये देखिए कि कंपटीशन सच में, बेशक ये लोग बाहर हो रहे हैं, लेकिन जो सच में जागरूक लोग हैं वो बाहर नहीं हुए हैं। जो लोग इस चैनल को भी फॉलो कर रहे हैं या जो नहीं भी फॉलो कर रहे हैं और सच में जागरूक लोग हैं, वो नहीं बाहर हुए हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है 10-12 साल से तैयारी कर रहे हो, सिर्फ इस पीरियड का वेट कर रहे थे, वो बाहर नहीं हुए हैं। और आप ये मान के चलिए एग्जैक्टली 41 सीट्स हैं, 123 लोगों को जो है वो काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज वो अलग अलग होगा।
123 की जगह ज्यादा भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, नंबर अगर टाई होगा तो वो जो है, मान लीजिए लास्ट नंबर पे टाई होता है तो उतने लोगों को वो कॉल कर लेते हैं। तो मान लीजिए 120 से लेकर 130 लोगों को जो है बुलाया जाएगा। सही मायनों में अब आप देखिए, हमारे अपने ही 4000 सब्सक्राइबर हैं, जिसमें से 3000 तो आंगनवाड़ी वर्कर हैं। तो वो लोग जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो सभी 3000 के 3000 तैयारी नहीं कर रहे हैं ठीक ढंग से। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि हमारा चैनल नहीं देख रहे, लेकिन वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको जो रियल फाइट मिलने वाली है ना 120 लोगों को, वो 500 लोगों से मिलने वाली है। 500 से 1000 लोग हैं, ठीक है। 1000 से ज्यादा लोग कभी भी किसी भी एग्जाम में, खासतौर पे ये एग्जाम में जो मेरी अपनी अब जो कैलकुलेशन है, वो 7 या 8000 लोग जो हैं वो शायद बैठेंगे इस एग्जाम में। वो क्लियर हो जाएगा वो जैसे ही आपके 31 अगस्त के बाद जो है वो क्लियर हो जाएगा। 7 से 8000 का मेरा अपना अनुमान है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मैं कोई एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं, ठीक है। वो डिपेंड करता है। जो रियल फाइटर्स होंगे उसमें से वो 7 या 8000 में से 700 से 800 लोग हैं जिनमें फाइट होनी है, और वो भी पेपर आते आते वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी ये 30 दिन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज मैं बताता हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, 30 रुपए की किताब मिलती है अरिहंत पब्लिकेशन की, 30 रुपए की किताब। अगर अब इतना टाइम नहीं बचा है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने जीके पढ़ी ही नहीं बिल्कुल भी, जाके वो 30 रुपए की किताब, अगर आपको कहीं से भी 30 रुपए की, अरिहंत पब्लिकेशन बहुत बड़ा नाम है, वो 30 रुपए की किताब पढ़ लीजिए, कम से कम जीके के लिए, ठीक है। जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ लो उसको। उसमें पिछले 1 साल का करंट भी मिल जाएगा आपको थोड़ा बहुत, जो आपके लायक है। और जितना जीके है वो छोटे छोटे फॉर्म में है, ठीक है। एक पॉकेट स्टडी के लिए और दूसरी बुकलेट, ठीक है। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं आपको कि अब थोड़ा सा आप लोग गियर अप हो जाइए। तैयारी जो है वो आप लोग जो है वो उसका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा बढ़ाइए। और बाकी कॉन्फिडेंस ना तो लो करना है ना बहुत ज्यादा हाई करना है, ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मुश्किल पेपर 2015-17 जैसा ही आएगा, बहुत आसान पेपर आएगा। इवन जीके के भी आसान आएंगे। आपके 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे, चाहे आप जितने मर्जी पढ़ाई की हो, आपने जहां मर्जी से पढ़ाई की हो, जो आपके सर से ऊपर से जाएंगे। 5 से 10 क्वेश्चन। और आप क्या करोगे उसमें, 10 क्वेश्चन अगर आपको मुश्किल आते हैं 170 में से, तो उसमें ज्यादातर लोग 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो ठीक कर देंगे, कुछ 4 कर देंगे, कुछ 5 कर देंगे, लेकिन वो मेरिट को प्रभावित नहीं करते। मुश्किल क्वेश्चन मेरिट को प्रभावित नहीं करते हैं, प्रभावित करते हैं आसान क्वेश्चन। और जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, वो 160 क्वेश्चन अगर आपके आसान आते हैं, 140 आते हैं, 150 आते हैं, कुछ क्वेश्चन इतने आसान आएंगे कि आप वो गलत करके आओगे कि यार इतना आसान थोड़ी हो सकता है, कुछ ना कुछ इसमें पेच है। तो जो आसान क्वेश्चंस हैं वो नहीं गलत करना आपने। जो बहुत अच्छे हैं वो 2 से 3 गलत करेंगे, ठीक है। मैं अपने एग्जाम देने के, ये क्या होता है कि आप एक ही बार एग्जाम देते हो ना, आप जब कम से कम 10 बार 15 बार सैकड़ों बार जब एग्जाम दोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हमसे गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। दुख मुश्किल क्वेश्चंस का नहीं होता, दुख आसान क्वेश्चंस का होता है। 2 से 3 गलतियां जो है वो नॉर्मल है, अगर आपने कर दी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी मेरिट पे। लेकिन गलतियां तब होती है जब आप 10 से 15 क्वेश्चन आसान गलत करके आते हो, और उस समय और ज्यादा दुख होगा आपको जब आप देखोगे कि अच्छा ये तो मैंने हिमाचल दर्पण में पढ़ा था, ये मैंने भारत दर्पण में पढ़ा था, लेकिन मैं फिर भी गलत करके आ गया। अच्छा ये क्वेश्चंस तो मैंने पढ़े थे, लेकिन मैं फिर भी गलत करके आ गया। कहने का मतलब ये है कि एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ो वो अच्छा है, बजाय 10 किताब को एक बार पढ़ो, ठीक है ना। एक किताब को 10 बार पढ़ो वो बहुत अच्छा है, जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं उसको 10 बार पढ़ो ताकि वो गलत मत करके आओ, ठीक है। हाँ कोई आंसर की में कोई गलत आता है वो हमारे पास है, प्रूफ होगा, ठीक है। और वो प्रूफ यूट्यूब प्रूफ नहीं है, यूट्यूब के कोई वीडियो प्रूफ नहीं है। प्रूफ आपका वो बुकलेट है जो खुद डिपार्टमेंट ने छापी है। प्रूफ आपके पास वो मैटर होंगे जो पब्लिश हो चुके हैं गूगल पे, जो पब्लिश हैं, जिसके पास आपके पास प्रूफ होगा। जो ऑथेंटिक डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स जो हैं वो प्रूफ होती हैं, ठीक है। मान लीजिए सेक्स रेशियो का कोई क्वेश्चन गलत छप जाता है तो वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो प्रूफ होती है, ठीक है। आजकल सारा प्रूफ जो है, तो ये यूट्यूब वीडियो प्रूफ नहीं है कि जी हमने तो यूट्यूब वीडियो में पढ़ा था, ऐसा नहीं। तो वो प्रूफ नहीं है, तो वो बात की बातें हैं।
अभी फिलहाल जो है आसान क्वेश्चन गलत नहीं करना, एक ही चीज को 10 बार पढ़ लो, इतना पक्का कर लो कि वो आए तो वो मैं गलत नहीं करूंगा। और अपनी कमजोरियां, अभी आपने 2 सैंपल पेपर दे दिए, आपने 2 पेपर देख भी लिए 15 और 17 के, आप उन पेपर्स को देखो कि कहाँ आप गलत कर सकते हो, कहाँ आप ठीक कर सकते हो। और बैलेंस, मैंने बताया ना, मेरिट जो है वो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 50 नंबर ही डिसाइड करेंगे। पेपर बेशक 170 का है, लेकिन मेरिट कौन डिसाइड करेगा, वो 50 नंबर जो जीके के हैं। और वो 700-800 लोगों के, जो मैं बता रहा हूँ ना, जो रियल, जो सही मायनों में 7-8 हजार लोग पेपर दे रहे हैं, उनमें से 700-800 लोग हैं जो कि जीके की भी तैयारी कर रहे हैं और इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनमें से वो दिन किसका अच्छा होगा। और ये एंड नहीं है, ठीक है, ये कोई भी एग्जाम जो है वो एंड नहीं होता। ठीक है, ये पड़ाव है, इसके बाद भी बहुत एग्जाम आएंगे, है ना, क्योंकि सीटें बहुत कम है। आप खुद देखिए ना, 4,000 तो हमारे वो देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं। 40 सीटें तो बहुत कम है कंपैरेटिव टू जो कंपटीशन होगा। तो और भी एग्जाम आएंगे, मैंने बताया ना, तो वो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है कॉन्फिडेंस रखिए। एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको, रियल उदाहरण है, ठीक है, जिसका भी होगा वो उदाहरण मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको। बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरण में 2 उदाहरण आपको बताता हूं। ये वीडियो जो है वो मोटिवेशनल वीडियोस भी आप इसको समझ सकते हैं। एक उदाहरण है कि एक एग्जाम था, ठीक है, 15 से 20 हजार लोग उस एग्जाम में बैठते थे, हिमाचल का ही उदाहरण है। तो 15 से 20 हजार लोग उस एग्जाम में बैठते थे। 100 मार्क्स का वो एग्जाम होता था, 85 जो है उसकी कट ऑफ जाती थी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और प्राइवेट कॉलेज के लिए 75 कट ऑफ जाती थी। यानी 85% नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन मिलती थी, 75% पे जो है वो प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन मिलती थी। तो होता क्या है, तो जो व्यक्ति था उसने वो एग्जाम दिया, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया था उस साल, वो एग्जाम हो गया 150 मार्क्स का, उसने वो पेपर दिया, ठीक है। एचपीजी की उसको बिल्कुल नहीं आती थी, उसमें लगभग 15-20 नंबर का जो है वो 150 में से एचपीजी के भी आता था। वो उसके बारे में उसको नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसने कभी पढ़ी नहीं थी एचपीजी के। पेपर दिया, 90 से 95 के बीच में उसके जो है वो उसको स्कोर कर रहा था। वो एग्जैक्ट स्कोर आया उसका 92, जो एग्जैक्ट स्कोर था आउट ऑफ 150। तो जब उसने कैलकुलेट किया, पेपर देने के बाद सारा कुछ किया, तो उसको लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, मतलब ये मेरी तो सिलेक्शन ही नहीं होगी। मतलब आप ये देखो, क्योंकि पिछले साल क्या होता था, 85% नंबर वाले के गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन, प्राइवेट कॉलेज में जो कि पेड सीट थी, गवर्नमेंट कॉलेज में 1000 रुपए में सीट मिलती थी, पेड कॉलेज में 40,000 में सीट मिलती थी। तो वो कहता कि यार 150 में से 90-92 नंबर, यानी कि मेरे तो 60 या 61% नंबर बन रहे हैं, मेरी तो ना तो सरकारी तो छोड़ो दूर की, प्राइवेट में भी दूर दूर तक एडमिशन नहीं होगी। उसको बड़ा बुरा लगा, ठीक है। वो व्यक्ति जाता है एचपीजी के, क्योंकि उसके 20 में से उसको कुछ नहीं पता था हिमाचल जीके का। देखिए मैं बता रहा हूँ, हिमाचल जीके का कुछ नहीं पता था उसको। वो वंडरलैंड किताब उठाता, वो आज भी चलती है, हिमाल जो वंडरलैंड किताब है, वो उसको पढ़ता है व्यक्ति जो है, उसको पढ़ने लग जाता है कि यार अब अगले साल की तैयारी करता हूं मैं, इस साल तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वो उस किताब को पढ़ता रहता है। रिजल्ट आता है, वो व्यक्ति 9वें नंबर पे था पूरे हिमाचल में। अब ये चमत्कार कैसे हुआ? जब रिजल्ट आता है 1 महीने बाद, वो तैयारी कर रहा है, तो वो 9वें नंबर पे था, क्योंकि उसने सारी कैलकुलेशंस जो थी वो व्यक्ति कभी वो उस एग्जाम में बैठा ही नहीं था। और जब वो बैठा, वो नए पैटर्न में बैठा, ठीक है। उस साल जो मेरिट चेंज हुई, ठीक है, लोगों के पेपर छूट गए। बहुत सारे जो सितारे होते हैं ना, स्टार्स जो होते हैं, जब आप तैयारी करते हो ना, तो वो स्टार्स जो हैं वो अपने आप ही दिशाएं बदल लेते हैं। एक और एग्जाम था, 90,000 लोग बैठे थे उसमें, 90,000। और एक और व्यक्ति की मैं बात बता रहा हूं, 90,000 लोगों में वो एग्जाम जब देने गया व्यक्ति, वो कोचिंग सेंटर चलाया करता था, तो जब वो एग्जाम दे रहा था तो उसको ऐसा लगा कि उसने कोई तैयारी नहीं की थी उस एग्जाम की, ठीक है। महीना भर पहले कोई नहीं देखा, कुछ नहीं, बस वो है कि एग्जाम देना है मेरे को, वह एग्जाम दे के आ गया वो व्यक्ति। जब वो एग्जाम सेंटर में बैठा हुआ था, तो उसको लगा कि यार ये एग्जाम जो है ना, ये तो जो मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूं, किसी ने मेरा ही क्वेश्चन पेपर उठा के मेरे को ही पकड़ा दिया। 150 में से 140 स्कोर कर रहा था वो, और जब रिजल्ट आया तो वो टॉपर था, 90,000 लोगों में टॉपर था। तो कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन क्या हो रहा था कि अल्टीमेटली ना उसकी तैयारी हो रही थी, उसे पता नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी तैयारी हो रही थी। कई बार क्या होता है, पढ़ने के 2 ही तरीके हैं,
या तो पढ़ो या पढ़ाओ, ठीक है। तो जिस एज में आप लोग हैं, खास तौर पे एलडीआर सुपरवाइजर की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, तो आपकी तैयारी कब हो रही है आपको पता भी नहीं लगेगा, खास तौर पे जीके की, ठीक है। तो ये कुछ मोटिवेशनल बातें हैं, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस हैं, किसकी बातें हैं, कौन से वीडियोस हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कॉन्फिडेंस के लिए कि जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता ना, तब तक कुछ नहीं है। आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो झूठ बोलते हैं, अच्छा 170 मेरे तो 160 ठीक है, ये 20 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, और जब रिजल्ट आता है तो वो व्यक्ति कहीं नहीं होता, ठीक है। एक एग्जाम से पहले एक व्यक्ति से सवाल पूछा गया, ऐसे ही आपको जब डिमोरलाइज कैसे होता है ना, एक व्यक्ति डिमोरलाइज कैसे होता है वो मैं आपको उदाहरण बताता हूं। 3 व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति एक ही कमरे में बैठे हुए थे एग्जाम से पहले के, तो उन्होंने ऐसी डिस्कशन शुरू करी। एक किताब पकड़ ली एक व्यक्ति ने, उसने सवाल पूछने शुरू किए 3 लोगों से। एक ने 20 में से 18 जवाब दिए, ठीक है। दूसरे ने 20 में से 12 जवाब दिए, तीसरे ने 20 में से 8 जवाब दिए, ठीक है। तो जो 18 जवाब वाला था, क्योंकि उसने वो किताब पढ़ी हुई थी और पूरी रटी हुई थी, इसलिए उसने 18 जवाब दिए। तो जब वो जो लोग थे वो डर गए उस व्यक्ति से, 12 वाला और 8 नंबर वाला, ठीक है। तो जब रिजल्ट आया तो जो 18 वाला था वो कहीं था ही नहीं। कई बार ऐसा भी होता है, और कई बार ये किस्मत में, अगर मान लीजिए वही पेपर जो है वो उसी किताब से आ जाता तो व्यक्ति वो सिलेक्ट हो जाता, लेकिन क्योंकि वो नेचुरल सेटिंग में पेपर आया, जो 12 नंबर वाला था वो भी नेचुरल सेटिंग का था, जो 8 वाला था वो भी नेचुरल सेटिंग का था, तो कई बार आप डिमोरलाइज हो जाते दूसरे की तैयारी देख के। लेकिन नहीं, बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो काउंट करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आप रेस से बाहर नहीं हो, और आप ये मैं बताता हूं आपको, जो लोग टॉप करते हैं ना, टॉप, उसी एग्जाम में आप उनको अगले साल बिठा दो, वो अगले साल टॉप नहीं करेंगे, हो सकता है वो सिलेक्ट ही ना हो। ऐसी स्थितियां भी आती हैं, ऐसे उदाहरण भी हैं, ठीक है। और जो लोग पिछले साल टॉप नहीं कर रहे थे, इवन कहीं थे भी नहीं, वो टॉप भी कर जाते हैं कई बार। तो आप लोग जो हैं वो पूरी तैयारी कीजिए, आप अपनी कमियों को ढूंढिए, ठीक है। बस ये मोटिवेशनल वीडियो है, जस्ट पॉइंट उसके, हमारा फिर जनरल अवेयरनेस के भी कुछ हमारे टॉपिक छुटे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।